Let's Mike bookmark. लेट्स माइक के इस मंच से मैं जितेंद्र शर्मा एक नई पुस्तक के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ और इस पुस्तक का नाम है राजनीति से दूर, जिसके लेखक हैं पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी। अब जैसा कि इस पुस्तक का नाम भी है राजनीति से दूर, तो वाकई ये पुस्तक उस राजनीतिक गलियारों की, वो संसद के वो उठापटक की, राजनीतिक उठापटक की बातें नहीं करती, बल्कि ये राजनीति से काफ़ी दूर हमारे देश की संस्कृति को दिखाती है, हमारे देश के पहनावे को दिखाती है, दूसरे देशों के बारे में बात करती है। या कहें कि ये एक यात्रा का स्मरण है जो पंडित जी ने बहुत अच्छे से लिखा है और आप इस पुस्तक को जब पढ़ेंगे ना, तो वाक़ई आप ऐसा लगेगा कि यार कभी मैं बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ों पे हूँ, कभी हरी-भरी घाटियों में हूँ, कभी मैं घने जंगल में हूँ, कभी मैं छोटे-छोटे जीव-जंतुओं के साथ हूँ। कभी मैं उस कांग्रेस की बैठक में हूँ जहाँ पे नारे लग रहे हैं कि राष्ट्रपति को किसको बनाया जाए इनमें से, जो आज़ादी से पहले की बातें हैं। कभी आप जेल के अंदर हैं, छोटी-सी कोठरी के अंदर जहाँ जेल को बताया जा रहा है, जो चूने से बनी हुई दीवारें होती हैं और वहाँ जो जीव-जंतु घूम रहे हैं उनकी बातें हो रही हैं। कभी इसमें साहित्य की चर्चा हो रही है कि साहित्य लेखन किस तरीके से होना चाहिए, हमारे देश में किस तरह से सुधार हो सकते हैं। विज्ञान को लेके बातें हो रही हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेके बातें हो रही हैं। मैं इस पुस्तक में मैंने जो भी पढ़ा और जितना भी महसूस किया, आप इस पुस्तक को जब पढ़ेंगे ना तो खुद को बड़ा तरोताज़ा और एकदम आपके पास इतना सारा माल इकट्ठा हो जाएगा, जैसे गाँव में होता है ना, आप किसी दुकान पे जाते हो और दुकानदार कहता है कि साहब ये देख लीजिए, वो देख लीजिए, और आप कहते हो कि नहीं यार ये पसंद नहीं आया, वो नहीं आया। फिर वो कहता है कि तो रुको, मैं अभी इतनी तारीख को दिल्ली जा रहा हूँ, उसके बाद आप आना, क्योंकि दिल्ली से वो नया माल लेके आएगा। तब आप देखने के लिए जाते हो। तो ऐसे ही इस पुस्तक को जब आप पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि जो आपके अंदर का खालीपन है, जिन चीज़ों के बारे में आप जानते नहीं हो, वो सब आपके पास आ गए। मतलब दिल्ली से आपकी दुकान में भी एक नया माल आ गया और आपके पास भी बात करने के लिए, और नेहरू जी के व्यक्तित्व को, जैसा कि हम सबको, जैसे ही आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम सुनेंगे, आपको लगेगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री, राजनीति से जुड़े हुए, कांग्रेस, ये सारी चीज़ें नहीं। इस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कोई आपका दोस्त जब किसी यात्रा से आने के बाद में चर्चा करता है कि भाई मैंने वहाँ पे ऐसा पहाड़ देखा था, इतनी बर्फ थी, इतनी गहरी थी, अरे भाई मैं तो पहाड़ी पे खड़ा था और ठंडी ठंडी हवा लग रही थी और मैंने मानसून को ऐसे अपने मुंह पे ऐसी बूंदों को महसूस किया, वो सब इस पुस्तक के अंदर है। आपको पंडित जी का एक अलग ही रूप दिखता है जो इसमें, वो पुस्तक में कितने अच्छे से उन्होंने इस यात्रा वृतांत को लिखा है, जिसके बारे में मैं बताता हूँ थोड़ा सा। कि जैसे शुरू होता है हिमालय की घटना, 2 मस्जिदें, राष्ट्रपति, बारिश में हवाई सफ़र, बम्बई का मानसून, चीनी यात्रा के स्मरण, रेल में छुट्टी, गढ़वाल में 5 दिन, सूरमा घाटी, कश्मीर में 12 दिन, लंका में विश्राम, जेल में जीव-जंतु, मैं कब पढ़ता हूँ, साहित्य, साहित्य की बुनियाद, शब्दों का अर्थ, राष्ट्रीय भाषा का प्रश्न, स्नातिकाएँ क्या करें, सामाजिक हित और विज्ञान और युग। अब इसमें इतने सारे इंडेक्स में ये सब कुछ दिया हुआ है और जब मैं एक-एक चीज़ के बारे में थोड़ा-थोड़ा आपको बताऊँगा, बाकी इसका पूरा स्वाद लेने के लिए, पूरा अनुभव लेने के लिए तो आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़िएगा। जैसे हिमालय की घटना के बारे में वो कहते हैं कि वो छुट्टियों के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, अपना समय बिताने के लिए हिमालय गए और उनको पता चला कि पास में अमरनाथ मंदिर है, तो दर्शन कराते हैं। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा-सा पास में तो है, 7-8 मील की बात है, अपन चल के जाते हैं। उन्होंने चलना शुरू किया और बोले हम मुश्किल से 1-2 मील ही चले होंगे और बर्फ़ पड़ रही है और आपके पैर धँस चुके हैं ज़मीन में, और अचानक से क्या होता है कि अचानक से एक ग्लेशियर के पास से उनका पैर जाता है, जहाँ वो एक दरार में फँसने वाले होते हैं, उनको निकाला जाता है वहाँ से। और पता नहीं वहाँ कितनी ऐसी अनगिनत ग्लेशियर और दरारें थी जिनमें कभी भी कोई भी खो सकता है। तो बहरहाल वो वहाँ से वापस, फिर कि भई मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, और जैसे-तैसे खूब कोशिश करने के बाद भी वापस आ जाते हैं। अब जैसे 2 मस्जिदों की ये घटना बताते हैं कि ये जो 2 सबसे पुरानी मस्जिदें हैं, जैसे आपने देखा होगा आपके गाँव के अंदर ना बहुत पुरानी हवेलियाँ होती हैं। जैसे आप कभी अपने नानी-मामाओं के घर गए होंगे, वहाँ आपने देखा होगा एक हवेली खड़ी हुई है पुरानी, या आप अपने घर के आस-पास भी कोई पुराना घर देखते होंगे जो चूने और मिट्टी से बना हुआ है, जिसकी ईंटें वो पतली-पतली सी और थोड़ी-थोड़ी झड़ गई हैं, और एक हवेली सी खड़ी हुई दिखाई दे रही है, जिसे भूतिया भी बता देते कुछ लोग। वैसे ही उन बताते ना लोग कि इन हवेलियों ने कितनी सारी पीढ़ियाँ देखी हैं, कितना कुछ देखा है। देखिए एक घर, कोई एक घर सिर्फ़ एक पत्थर का मकान वो सब नहीं होता। उस घर ने कई पीढ़ियों को देखा है, कइयों के बचपन को देखा है, कई लड़ाइयों को देखा है, कई शादियों को देखा है। ऐसे इन 2 मस्जिदों की बात करते हैं कि उन 2 मस्जिदों ने क्या-क्या देखा। तो आपको विदेश की भी कई सारी संस्कृतियाँ, कई सारी घटनाओं का ज़िक्र इसमें मिलेगा।
अगर आप इतिहास में इंटरेस्ट रखते हैं, अपना इतिहास पढ़ना चाहते हैं, तो आप ज़रूर पढ़िएगा। आपको इतना मज़ा आएगा उसको पढ़ने में, जैसे ये बारिश में हवाई सफ़र की बात होती है। अब जो घुमक्कड़ हैं काफ़ी सारे लोग, उनको बड़ा मज़ा आएगा इसमें कि बारिश में ऐसे प्लेन उड़ रहा है। अब बारिश में क्या होता है, मौसम ख़राब होता है तो ऐसे फड़फड़ाता है, वो ऐसे हिलता है, तो उसका ज़िक्र करते हैं कि कभी हम बादलों के अंदर, कभी हम बादलों के बाहर। जैसे एक बच्चा नहीं होता जो खिड़की से झाँक-झाँक के बार-बार देखता है, तो वैसा ही ज़िक्र करते हैं उस पुस्तक में, कि कभी बादल हमारे ऊपर, कभी हम बादल के नीचे। फिर मौसम इतना ख़राब हो गया कि भई प्लेन को रोका गया नीचे, फिर बोला गया कि इसमें वज़न ज़्यादा है, तो कुछ लोगों को वहीं उतारा गया। हम 2-3 लोग मिलकर अपनी जगह पर पहुँचे और वहाँ पे जाके हमने जो हमारा काम था वो शुरू किया। बम्बई के मानसून की बात करते हैं। अब आप में से जो लोग बम्बई में रहते होंगे या बम्बई में रहे होंगे, वो उसके विषय में जानते होंगे कि मुंबई का मानसून लगभग 3-4 महीने लगातार बारिश ही आती रहती है और पड़ती रहती है और वहाँ कोई काम भी नहीं रुकता, पर बारिश होती रहती है। तो वो कहते हैं कि मुंबई में जाता था अपने दोस्तों के मिलने के लिए, तो लोग बड़ा कहते थे कि यार मानसून के समय पे आओ, तब रुको। तो मैंने सोचा यार मुंबई का मानसून ऐसा क्या है, तो मैं रुक गया। लेकिन रुकने के बाद मैंने महसूस किया, वो इस पुस्तक में लिखते हैं कि जैसे और शहरों में मानसून आता है, वैसे ही मुंबई में आता है। रात को मानसून आया और सुबह बारिश हो रही है, वही सब था। इससे आगे चीन की यात्रा के स्मरण। तो चीन की घटना की जब बात होती है, जब वो चीन गए थे, तो वो बताते हैं कि मैंने लिखा भी है थोड़ा-सा ये कि चीन में किसानों की बाँस की टोपियाँ जो बनी हुई थी, तो टोपियाँ बड़ी हल्की होती हैं बाँस की बनी हुई। तो वो देख रहे थे कि महिलाओं ने, पुरुषों ने, जो भी काम करने वाले हैं, उन्होंने बाँस की टोकरियाँ लगाई हुई हैं। तो उनको लगा कि यार ये हमारे किसानों के लिए कितनी अच्छी हो सकती हैं, हमारे किसान जो धूप में काम करते हैं और जो अपना जो भी काम करते हैं, उनके लिए ये टोकरियाँ कितनी अच्छी हैं, हमारे देश को भी सिखाई जाएँ, ये चीज़ें बनाई जाएँ। और वहीं जब चीन में जो वो थे, वहाँ हमला हो रहा था, जापानी जहाज़ बम बरसा रहे थे, तो वो उस घटना का भी ज़िक्र करते हैं, जब वो छोटी-छोटी जो उन्होंने चीनियों ने सुरंग बना रखी थी, उसमें जाके रुके। तो वो सोचते हैं कि बताइए मतलब ये एक हमला हो रहा है और यहाँ पे हम एक सुरंग के अंदर बैठे हुए हैं, जिसके अंदर पूरे शहर के जितने भी लोग हैं सब उस सुरंग के अंदर जा रहे हैं और उस सुरंग का ज़िक्र होता है कि उसमें कैसे गर्मी लगने लगी थी धीरे-धीरे। आप पढ़ेंगे ना, आप खुद पढ़िएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, मैं थोड़ा-थोड़ा ही बता पाऊँगा। जैसे जेल की घटना का ज़िक्र करते हैं कि जेल में जीव-जंतु, एक छोटी-सी कोठरी, जेल मतलब वो जेल नहीं जो आजकल वीआईपी कल्चर में आपको दी जाती है, एकदम बढ़िया व्यवस्था कर दी जाती है। वही कोठरी चूने और मिट्टी की बनी हुई जो बनी होती है छोटी-सी, उसमें आपको वहीं सोना है नीचे और उसमें इतने सारे जीव-जंतुओं के बारे में बताते हैं कि कभी साँप आ जाया करते थे, कभी चूहे घूम रहे हैं, वहीं मधुमक्खियों और ततैयों ने अपना वो बनाया हुआ था, कभी चमगादड़ सामने से उड़ के चली जाती थी। तो वो कहते हैं कि एक बार मैंने कोशिश भी की कि एक ततैया ने उनको काट लिया था, तो उन्होंने कोशिश की कि भई मैं ततैये के घर को यहाँ से हटा दूँ, लेकिन वो बोले कि मुझे हटाते समय ऐसा लगा कि इनका घर क्यों उजाड़ूँ? तो उन्होंने कहते हैं कि उन ततैयों को अपना दोस्त बना लिया और जिस दिन से उन्होंने अपना दोस्त माना, उस दिन के बाद उन ततैयों ने और मधुमक्खियों ने उन्हें कभी नहीं काटा। तो वहीं एक और घटना होती है कि एक गिलहरी के बच्चों का ज़िक्र करते हैं, वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। गिलहरी के बच्चे उनको मिल गए थे, तो छोटा-सा बच्चा था। अब उसको वो दूध कैसे पिलाएँ जब तक उसकी माँ के पास उसे ना पहुँचा दें, उसको खिलाएँ कैसे? बिल्कुल छोटा था, तो उन्होंने क्या किया, एक फाउंटेन पेन ऐसा जो पेन होता है उसमें ऐसे दूध भर के और थोड़ा-सा वो दाना-वाना डाल के और उस बच्चे को ऐसे पिला रहे हैं थोड़ा-थोड़ा, जो उसकी दूध की बॉटल का काम कर रहा था और बड़े खुश हो रहे हैं। अब आप सोचिए एक जो पहले प्रधानमंत्री हम सोचते होंगे अरे वो तो बस राजनीति की बातें करते होंगे दिन भर अलग चीज़ों में, वो एक बिल्कुल बच्चे की तरह उनको एक गिलहरी का बच्चा मिल गया और उसका ध्यान रख रहे हैं, उसको दूध पिला रहे हैं, उसको दाना खिला रहे हैं। उसके बाद में मैं कब पढ़ता हूँ, ये जो पढ़ने की उनकी बात आती है कि नेहरू जी काफ़ी सारी किताबें पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ते कब हैं? क्योंकि इतने व्यस्त रहते हैं। तो जैसा कि आप देखते होंगे कि भारतीय रेल के जितने भी जगह हैं, वहाँ पे आज भी एक साहित्य की दुकान होती है, जहाँ किताबें मिलती हैं। वैसे ही नेहरू जी जब अपने घर से निकलते थे रेल यात्रा के लिए, तो सूटकेस भर के किताबें पहले ली जाती थी, कि भई ये पुस्तकें मैं पढ़ूँगा और हमेशा तीसरे दर्जे या दूसरे दर्जे में ही सफ़र करते थे। वो कहते थे कि मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ तीसरा दर्जा। क्यों? क्योंकि उसमें किराया कम लगता है साहब। अब आप सोचिए। और सारी किताबें उन्होंने रेल यात्रा के दौरान ही पढ़ी कि मैं कोई भी किताब उठाता था और उसे पढ़ना शुरू कर देता था। आप भी काफ़ी सारे लोग इस चीज़ से बहुत कनेक्ट करेंगे जो काफ़ी सारे सफ़र करते हैं, वो अपनी-अपनी किताबें लेके निकलते हैं और एक रेल यात्रा में आप एक किताब ज़रूर पढ़ लेते हैं और आपको भी बड़ा आनंद आता है। वैसे ही नेहरू जी भी रेल यात्रा के सफ़र में अपनी किताबें पढ़ा करते थे। इससे आगे बात होती है हमारा साहित्य। तो साहित्य को लेकर भी वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं। मैं आपको थोड़ा-सा ज़िक्र करना चाहूँगा कि
जब मैं उन राष्ट्रीय भाषा के विषय में समझ साहित्य को लेकर उनके सुझाव और उनके साहित्य के प्रति चिंताएँ देखता हूँ, तो वो कहते हैं कि भई जो ये आपके साहित्य के जो भी जितने भी प्रकाशक हैं, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि हाँ, लिखते हैं कि प्रकाशक तभी फलेंगे-फूलेंगे जब लेखक कुशल होंगे। प्रकाशक लोगों की दृष्टिकोण से भी लेखक को भूखा मरने देना या उसे एक योग्य काम करने से रोकना मूर्खतापूर्ण नीति है। लेकिन राष्ट्रीय हित के ख्याल से यह सवाल और भी अहम है और यह देखना राष्ट्रीय का काम है कि हमारे प्रतिभाशाली लेखकों को अच्छा काम करने का मौका मिले। मतलब वो बार-बार ये चीज़ ज़िक्र कर रहे हैं कि हमारा साहित्य सशक्त होगा, हमारे लेखकों को लिखने का मौका मिलेगा और जो प्रकाशक हैं वो भी उस चीज़ को ध्यान देंगे और कम से कम उनकी आजीविका को लेकर तो वो संतुष्ट रहें, तो ही अच्छा काम हो पाएगा। जहाँ वो विज्ञान को लेके भी बात करते हैं कि हमारा देश विज्ञान में जब तरक्की करेगा तभी आगे बढ़ेगा। उसके बाद वो शब्दों के अर्थों को लेके कहते हैं, जिसमें उन्होंने अनुवाद को लेके बड़ी गहरी बात कही है और इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ। आप किसी पुस्तक को हिंदी से अंग्रेज़ी से हिंदी में पढ़िए, हिंदी से अंग्रेज़ी में पढ़िए, जापानी से हिंदी में पढ़िए। जब किसी पुस्तक का अनुवाद होता है तो कई बार उसके मायने बदल जाते हैं, उसके शब्द बदल जाते हैं, उसकी भाषा का परिवर्तन जो लेखक ने इंग्लिश में लिखा है, वो हिंदी में कई बार हमें समझ में नहीं आता ढंग से या जो हिंदी में लिखा है, वो इंग्लिश में आपको। तो वो कहते हैं कि जैसे एक शब्द होता है सुंदरता, लेकिन स्त्री की सुंदरता अलग है और प्रकृति की सुंदरता अलग है। एक बच्चे की सुंदरता अलग है, एक गाड़ी की सुंदरता अलग है, एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे दिल की सुंदरता अलग है और एक खूबसूरत चेहरे की सुंदरता अलग है। तो हर जगह सुंदरता के मायने अलग हैं। ऐसे ही अनुवादक को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब वो किसी चीज़ का अनुवाद कर रहे हैं, तो वो खुद के विचारों को पेश ना करें, बल्कि अनुवाद करते समय वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो लेखक ने लिखा है, उसका अनुवाद करें। उसकी धारा में पूरा डूब के जो लेखक ने लिखा है, उसके ही विचारों को व्यक्त करें, ना कि अपने विचारों को। तो अनुवाद के विषय में वो बहुत गहरी बात करते हैं। स्नातिकाओं का क्या करें? देखिए, जो महिला सशक्तिकरण की और सारी चीज़ों की देखिए, एक तो एक इस पुस्तक को आप पढ़ोगे ना, तब आपको लगेगा कि ऐसा आज कुछ भी नहीं है, जो कुछ नया बताया जा रहा है या कुछ नया हो रहा है। इन सब चीज़ों पे चाहे महिला सशक्तिकरण हो, चाहे रोज़गार की बातें हों, चाहे साहित्य की बात हो, चाहे राष्ट्रभाषा की बात हो, चाहे विज्ञान की बात हो, इन सब चीज़ों पे नेहरू जी बहुत पहले ही बात कर चुके हैं। आप इस पुस्तक को पढ़िएगा, आपको खुद लगेगा कि ये सब चीज़ें जो आज हमें जिन पे हम आज बात करते हैं, ये सब चीज़ें बातें पहले भी हो रही थी और इन पे काम पहले भी हो रहा था। जैसे वो कहते हैं कि महिलाएँ अगर सशक्त होंगी, तभी ये देश भी सशक्त होगा। क्योंकि एक पढ़ी-लिखी महिला ही, एक पढ़ी-लिखी माँ ही अपने बच्चे को एक पढ़ा-लिखा बच्चा और एक सशक्त बच्चा बना सकती है। वो साफ कहते हैं कि महिला और पुरुष के रिश्ते में कोई भी बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों स्वतंत्र होने चाहिए। ये नहीं कि भई तेरी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है, मेरी ज़िम्मेदारी तेरे ऊपर है, नहीं। दोनों ही सशक्त हों और दोनों ही स्वतंत्र हों। ये जैसे लिखा है उन्होंने कि पंडित जी कहते हैं कि स्त्री और पुरुष का संबंध आज़ादी का होना चाहिए। वो एक-दूसरे पर निर्भर नहीं होने चाहिए। इसके बाद में वो आगे जब कश्मीर की बात करते हैं कि कश्मीर की उनकी जो यात्रा रही, कश्मीर के 12 दिन जो रहे, मैं ये बीच में बताना भूल गया आपको, कश्मीर में 12 दिन की जब बात होती है, तो वो बताते हैं कि कश्मीर में उनका बहुत जो ज़ोरदार स्वागत हुआ। जब वो वहाँ पहुँचे तो एक महिला ने बुज़ुर्ग महिला ने उनके माथे पे चुम्बन दिया, जैसे एक माँ अपने बच्चे को देती है और वो एहसास करते हैं कि वो बिल्कुल मुझे अपना बच्चा समझ रही थी। वहीं वो उनके जो कश्मीरी जो जितने भी हाथ के दस्तकार होते हैं, उनकी बात करते हैं कि वो कितने अच्छे कलाकार हैं। तो वो इन दस्तकारों को आगे बढ़ाने के लिए, इनके रोज़गार को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत प्रयास करते हैं और लिखते भी हैं कि एक आंदोलन शुरू किया उन्होंने इस चीज़ को लेके। 20 वर्ष पहले जब भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में पलटा खाए तो इसका असर गहरा पड़ा। हाथ की बनी हुई चीज़ों पर ध्यान देने से हमने दस्तकारों को एक नया जीवन दिया और खत्म होने से बचा लिया। इस आंदोलन का असर कश्मीर पर भी पड़ा और धीरे-धीरे यहाँ बनी चीज़ों की खपत भारत में होने लगी। अखिल भारतीय चरखा संघ ने इस काम में सबसे अधिक हिस्सा लिया और कश्मीर के शाखा से भारत में सैकड़ों बिक्री केंद्रों में माल गए। तो देखिए, जो आज हम जो छोटी-छोटी चीज़ों की छोटे लघु उद्योगों की बात करते हैं, जो छोटे हाथ के दस्तकारों की बात करते हैं, उसकी चिंता भी उस समय पे नेहरू जी ने इस पुस्तक में जताई है और किस तरह से उस पे काम किया गया। इससे आगे सामाजिक हित की बात आती है कि सामाजिक हित के विषय में क्या कहना चाहेंगे? तो सामाजिक हित वो मानते हैं कि जिसमें राष्ट्र का हित है, वही सामाजिक हित है। इससे आगे विज्ञान के युग की बात होती है कि भाई विज्ञान का आज युग है और विज्ञान को लेके काफ़ी सारी बात होती है कि विज्ञान में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से हम नए-नए
नए नए अपने इंस्टीट्यूट शुरू कर सकते हैं, उन सब की चीज़ें हो रही हैं और विज्ञान में हमारा देश कैसे तरक्की कर सकता है। तो आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये पुस्तक सिर्फ एक एक वैसी राजनीतिक पुस्तक या किसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के बारे में, हमारे देश को जानने के बारे में, दूसरे देशों की संस्कृति को, वो संस्कृति के विषय में भी कहते हैं, इतिहास के विषय में भी कहते हैं कि इतिहास का पढ़ा जाना बेहद ज़रूरी है। और ये सिर्फ 1 या 2 देशों का नहीं, बल्कि हमें सबका इतिहास पढ़ना चाहिए, ताकि जो चीज़ें चल रही हैं, जैसा दुनिया में हो चुका है, उससे बेहतर हम और चीज़ें क्या कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उन सारी चीज़ों पे बात होती है। वहीं आगे इस पुस्तक के विषय में मैं अपनी जो राय है, वो जितना मैं पढ़ चुका हूँ और जितना मैं समझ पाया हूँ, मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये पुस्तक आपको एक यात्रा पर ले जाएगी। और जब आप उस यात्रा से लौटेंगे ना, तो आपके पास बहुत कुछ होगा। हम कभी भी यात्रा करते हैं या किसी यात्रा से लौटते हैं, तो हम घर आके जब पानी का गिलास पीते हैं और थोड़ी देर बाद शांति से बैठने के बाद जब चाय का कप आ जाता है और सब पूरी महफ़िल लग जाती है, तो कैसा रहा सफ़र, जब ये बात होती है, तो अगर रास्ते में कुछ हुआ है, कोई घटना हुई है या किसी स्टेशन पे आपने अच्छी कचौरी या चाय पी है या कुछ भी हुआ है, रास्ते में ट्रेन में कोई घटना हुई, टीटी ने किसी को पकड़ लिया या कोई लड़का पढ़ते हुए पाया गया, तुम्हारी उस पे बात हो गई या राजनीति पे कोई बहस हो गई, तो हम यात्रा के दौरान अपने अनुभव साझा करते हैं ना, कि अरे यार, आज तो यार ये हुआ था, वो हुआ था। ऐसे ही इस पुस्तक में सारे के सारे स्मरणों का ज़िक्र है, जो आपको पहले से कई ज़्यादा बेहतर बना देंगे, इस देश को समझने में, इसकी संस्कृति को समझने में, इसके विज्ञान के आरंभ को समझने में, साहित्य की समझ को, राष्ट्रभाषा को समझने में। और जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, तो आप नेहरू जी का स्मरण आपको एक प्रधानमंत्री से ज़्यादा एक पर्वत श्रृंखला पर घूमने वाला जो एक व्यक्ति होता है ना, जो एक पर्वत पर बैठकर एक ठंडी हवा खा रहा है, या बारिश की पहली बूंदों को अपने चेहरे पे महसूस कर रहा है, या बारिश पड़ने पर जब मिट्टी से जो पहली सुगंध आती है उसको महसूस कर रहा है, जो जीव-जंतुओं से प्रेम कर रहा है, उन्हें पाल रहा है, उनको अपना दोस्त मान रहा है, एक छोटी-सी जेल में इतनी बड़ी। आज हम में से किसी को जेल हो जाए, तो पहले तो ये सोचेंगे हम तो पहली जेल में फँसे पड़े हैं, अब यहाँ किससे प्रेम करें और क्या करें, पहले तो इससे निकलें। वो व्यक्ति जेल के अंदर भी कितनी सारी किताबें पढ़ रहे हैं, वहाँ के जीव-जंतुओं के बारे में लिख रहे हैं, हमारे घने जंगलों के बारे में लिख रहे हैं, हमारी प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में लिख रहे हैं, हमारे शिल्प के बारे में, साहित्य के बारे में चर्चाएँ कर रहे हैं। और जब आप इस पुस्तक को पढ़ने के बाद, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जो उनका जीव-जंतुओं के साथ में प्रेम है, जो मैंने लिखा भी है, एक मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि आपको प्रधानमंत्री से ज़्यादा एक पहाड़ पर आपके साथ घूमने वाले मित्र, जीव-जंतुओं, पशु-पक्षियों से प्रेम और ममत्व रखने वाले एक बालक के समान दिखाई देते हैं। जैसे एक बालक होता है ना, कि मैं वहाँ घूमने गया था, फिर मैं पर्वत पे चढ़ा, फिर वहाँ ऐसे बर्फ थी, फिर मेरे पैर धँस गए थे, फिर वहाँ पे इतने सारे जीव-जंतु मिले, ऐसे बच्चा बताता है ना बड़ी-बड़ी, तो ऐसे ही आपको इस पुस्तक में भी ना सारी चीज़ें ऐसी ही मिलेंगी। और वहीं विज्ञान, भाषा, अनुवाद, सामाजिक सद्भाव और साहित्य पर बात करने पर आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी एक परम विद्वान शिक्षक शिक्षक से बातें कर रहे हैं। एक व्यक्ति का एक बालक होना, एक शिक्षक होना और एक राजनेता होना, अपने देश को सँभालना, वहीं अपने देश की सौंदर्य की भी बात करना, छोटी-छोटी ज़मीनी चीज़ों के बारे में बात करना और वहीं इतने बड़े देश की बागडोर सँभालना, देश का पहला प्रधानमंत्री और सफल प्रधानमंत्री होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि और कुछ हो ना हो, आप एक बहुत अच्छी यात्रा पर ज़रूर जाएँगे। जहाँ कश्मीर भी होगा, हिमालय की बर्फ भी होगी, मुंबई की बारिश भी होगी, चीन की यात्राएँ भी होंगी, वहाँ जो हो रहे हैं बम के धमाके वो भी होंगे, महिलाओं के सशक्तिकरण की बातें भी होंगी, बहुत सारी भीड़ भी आपको दिखाई देगी और जो माथे का चुम्बन है कश्मीर में उनका, वो भी दिखाई देगा। और साहित्य की जो किताबों की बातें हैं, नई-नई किताबें, दूसरे देशों की संस्कृति, वो सब इस पुस्तक से आप ग्रहण करके ही लौटेंगे। और मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ, ये पुस्तक आपको बहुत पसंद आएगी, इसलिए आप ज़रूर पढ़िएगा और खुद को आप बहुत तरोताज़ा महसूस करेंगे कि वाह! क्या किताब पढ़ी है यार, मज़ा आ गया यार। अब इसको पढ़ने के बाद 1 कप चाय और हो जाए। तो इस पुस्तक को आप ज़रूर पढ़िएगा और जो भी आपके सुझाव हों, विचार हों, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पुस्तक कैसी लगी। ऐसी एक पुस्तक के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। लेट्स मेक किस मंथ से मैं जितेंद्र शर्मा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.